जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, ये मेरा बायोलॉजी का जो है दूसरा क्लास है, ठीक है ना। और आज हम लोग जो टॉपिक लेकर आए हैं कोशिका, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और ये जो टॉपिक रहने वाला है ये एसएससी के सभी एग्जाम जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ व एमटीएस के लिए लाभदायक होने वाला है। और उसके साथ ही साथ यूपी पीसीएस, एनटीपीसी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार एसआई व यूपी पुलिस व यूपी एसआई के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना। क्योंकि इन सब एग्ज़ाम को देखते हुए एक कंटेंट तैयार किया गया है। ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग चलते हैं सीधे अपने कंटेंट पे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सेल के बारे में, यानी कोशिका के बारे में, ठीक है ना। सबसे पहले कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे साइटोलॉजी कहलाता है। सबसे प्रारंभ में कोशिका का विकास हुआ था, ठीक है ना। जब मानव पृथ्वी पर आए, मानव विकास से पहले किसका विकास हुआ, कोशिका का विकास हुआ, ठीक है। उसके बाद कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है, ठीक। प्रत्येक जीवधारी का शरीर किससे मिलकर बना है, कोशिका से मिलकर बना है। आशा करता हूँ इतना चीज़ें समझ में आई होगी। उसके बाद मैं बात करूँ कि सर्वप्रथम जो है कोशिका का खोज किसने किया था, तो जो है सर्वप्रथम कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। और रॉबर्ट हुक ने कब किया था, तो सन 1665 ईस्वी में किया था, ठीक है ना। सबसे अचंभित वाली बात यह है कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी, तो मृत कोशिका की खोज की थी। और जो मृत कोशिका है, मृत कोशिका को क्या कहा जाता है, तो मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहा जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखेंगे। उसके बाद ये जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने कोशिका को कहाँ पे खोजा था, तो कॉर्क में खोजा था, ठीक है ना। कहाँ पे, कॉर्क में खोजा था। और कॉर्क क्या है, तो वाइन का जो ढक्कन होता है उसे क्या कहते हैं, कॉर्क कहते हैं। ये जो वाइन के ऊपर ढक्कन लगा रहता है वो किसका ढक्कन रहता है, तो लकड़ी, जो क्या होता है, कॉर्क होता है, ठीक है। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। जब रॉबर्ट हुक ने कोशिका का सबसे पहले अध्ययन किया और खोज किया, इसलिए रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी कहलाता है, कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिसे क्या करना था, हम लोग को याद करना था। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको एक बार जरूर देखेंगे। उसके बाद ये जो वैज्ञानिक है हमारे कौन है, तो यही हमारे रॉबर्ट हुक साहब है, ठीक है। ये इनका क्या है, पिक्चर्स है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन कहाँ किया था, तो इनकी एक बहुत ही बढ़िया पुस्तक थी जिसका नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया पुस्तक, ठीक है ना, इन्होंने लिखी थी। और ये माइक्रोग्राफिया पुस्तक किस वैज्ञानिक संबंधित है, तो रॉबर्ट ब्राउन द्वारा संबंधित है, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने ये पुस्तक लिखी थी, ठीक है। आशा करता हूँ इतना चीज़ें समझ में आई होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो ये चीज़ भी याद रखेंगे कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। और ये कब किया था, तो सन 1674 ईस्वी में किया था, ठीक है ना। और जो एंटोनी वान लीeuwenhoek थे, इन्होंने सर्वप्रथम माइक्रोप्लाज्मा में जो है जीवित कोशिका को खोजा था, जो जीवाणु का यानी बैक्टीरिया का एक पार्ट था, ठीक है ना। उसके बाद एंटोनी वान लीeuwenhoek ने जब बैक्टीरिया का अध्ययन किया और जीवित कोशिका का खोज किया, ठीक है ना, इसके कारण इन्हें जो है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। और ये जो पिक्चर है ये हमारे ये एंटोनी वान लीeuwenhoek साहब की है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। स्लाइडेन एवं स्वान, जो एंटोनी वान लीeuwenhoek थे, इनके स्टूडेंट दो थे, कौन कौन, तो स्लाइडेन एवं स्वान। इन्होंने क्या किया था, तो कोशिका सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। और कहा था कि शरीर कोशिकाओं से बना है, ठीक है ना। अतः हम ये कह सकते हैं कि कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। आशा करता हूँ इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। उसके बाद
अगर पूछे क्वेश्चन कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है तो माइक्रोप्लाज्मा होती है। ठीक है, कौन सी होती है तो माइक्रोप्लाज्मा होती है। अगर सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है तो शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर पूछे, अगर पूछे कि विश्व में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है तो माइक्रोप्लाज्मा। अगर पूछे विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है तो शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, उसके बाद अगर पूछे कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है तो याद रखेंगे ओवम, जिसे क्या बोलते हैं अंडाणु बोलते हैं। और ये किन में पाया जाता है तो महिलाओं में यानी कि फीमेल में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद मानव की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है तो वो होती है स्पर्म, जिसे क्या बोलते हैं शुक्राणु बोलते हैं। और ये किन में पाया जाता है तो ये जो है मेल यानी पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। उसके बाद अगर पूछे क्वेश्चन कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है तो याद रखेंगे तंत्रिका तंत्र, जो ब्रेन होता है, या फिर इसे क्या कहता है दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है तो स्नायु कोशिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद नोट में समझते हैं। ठीक है, तंत्रिका कोशिका में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। ठीक है, जो तंत्रिका कोशिका होता है इसमें किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है। ठीक है ना, जो तंत्रिका कोशिका होता है अगर ये एक बार इस पर चोट लग जाती है तो ये क्षतिग्रस्त हो जाती है, ये ठीक नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र के जो सेल होते हैं वो विभाजित नहीं हो पाते। ठीक है ना, इसी कारण सिर में चोट लगने से शीघ्र ही क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आशा करता हूँ इतना चीज़ें समझ में आई होगी। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है तो याद रखेंगे लीवर या फिर यकृत में होता है। ठीक है ना, यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ठीक कर लेती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि कोशिका विभाजन कहाँ पर नहीं होता है तो तंत्रिका तंत्र में कोशिका विभाजन ना के बराबर होता है। और पूछे कि सर्वाधिक कोशिका विभाजन कहाँ पर होता है तो लीवर यानी कि यकृत में होता है। ठीक है, आशा करता हूँ इतना चीज़ समझ में आई होगी। चलते हैं आगे। उसके बाद कोशिका के प्रकार समझते हैं। तो जो है कोशिका के कितने प्रकार यानी कि रचना के आधार पर जीवों में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, पहला जो हमारा कोशिका होता है उसे क्या बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है यूकैरियोटिक कोशिका यानी कि यूकैरियोटिक सेल इसको बोलते हैं। ठीक है, आइए इन दोनों को हम लोग समझते हैं अलग अलग। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है यह आद्य कोशिका है। इसका आकार जो होता है ये छोटा होता है। ठीक है ना, ये 1 माइक्रोन मीटर से लेकर 10 माइक्रोन मीटर तक होता है। ठीक है ना, और यूकैरियोटिक जो होता है यह विकसित कोशिका है। ठीक है ना, इसका आकार प्रायः क्या होता है बड़ा होता है और इसका आकार कितना से कितना होता है तो 5 माइक्रोन मीटर से लेकर 100 माइक्रोन मीटर तक होता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये पॉइंट समझ में आया होगा। उसके बाद जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, और यूकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है ना, यानी जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और ये किस में होता है तो यूकैरियोटिक सेल में होता है। ठीक है, उसके बाद जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें जो है केंद्रक नहीं पाया जाता यानी कि अल्प विकसित केंद्रक होता है, यानी कि जब इसमें केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो वो डेवलप भी नहीं करता है। ठीक है ना, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट जो इसमें है प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक द्रव्य नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, और यूकैरियोटिक सेल में जो होता है केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। ठीक, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसका 5वां पॉइंट क्या है केवल 1 क्रोमोसोम पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें केवल 1 क्या होता है क्रोमोसोम पाया जाता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसमें 1 से अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ इतना चीज़ें समझ में आई होगी। उसके बाद बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में श्वसन प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है और यूकैरियोटिक सेल में
श्वसन माइक्रोकांड्रिया द्वारा होता है, ठीक है। और 7वां पॉइंट क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका विभाजन या फिर विखंडन जो होता है ये मुकुलन यानी कि बडिंग द्वारा होता है, ठीक है ना। और यूकैरियोटिक सेल में जो हमारा है उसमें कोशिका विभाजन माइटोसिस और मायोसिस द्वारा होता है, ठीक है। अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो पीछे करके एक बार जरूर देखें, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ कोशिका के अंग के, ठीक है। तो जो कोशिका का अंग है उसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे जीव द्रव्य, ठीक है ना। किसके बारे में, जीव द्रव्य के बारे में, जिसे क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि प्रोटोप्लाज्म जो है इसका खोज किसने किया था, तो पुरकिंजे साहब ने किया था। किसने किया था, पुरकिंजे साहब ने किया था। और ये हमारे कौन है, पुरकिंजे साहब हैं, ठीक है। उसके बाद जीव द्रव्य जो होता है यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, तो एक तरल गाढ़ा पदार्थ है, ठीक है ना। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ये स्टेटमेंट कौन दिया था, तो ये स्टेटमेंट जो है जूलियस हैक्सले ने कहा था, ठीक है ना। कौन कहा था, तो जूलियस हैक्सले ने कहा था। उसके बाद जीवन की सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होता है, ठीक है ना। जीवन की सभी जैविक क्रियाएं जो होती हैं वो कहाँ पे होता है, तो जीव द्रव्य के अंदर होता है। उसके बाद इसका 80% भाग जल का बना होता है, यानी कि जो जीव द्रव्य होता है उसका जो है 80% भाग जो है किससे बना होता है, तो जल से बना होता है, ठीक है। उसके बाद कोशिका द्रव्य कोशिका को सूखने से बचाता है, ठीक है ना। कोशिका द्रव्य जो होता है ये कोशिका को सूखने से बचाता है। फिगर से समझते हैं। ये हमारा जो है सेल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सेल है। और ये सेल का जो बाहरी हिस्सा है ये क्या है, ये कोशिका झिल्ली है, ठीक है ना। और इसके बीच में जो है ये हमारा केंद्रक है, ठीक है ना। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो पाया जाने वाला पदार्थ होता है वो क्या होता है, तो ये कोशिका द्रव्य होता है। क्या होता है, ये जो हमारे छोटे छोटे ये क्या है, इसमें कोशिका द्रव्य भरा होता है, ठीक है ना। और केंद्रक के अंदर जो भरा होता है वो केंद्रिका द्रव्य होता है, ठीक है ना। यानी कि ये जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो पाया जाने वाला पदार्थ होता है क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये जो हमारा क्या है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक है, केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, तो हमारा केंद्रिका द्रव्य पाया जाता है। और इन दोनों को मिलाकर इनसे जो मिल के बनता है वो क्या बनता है, तो प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है, ठीक है ना। आशा करता हूँ इतनी चीज़ समझ में आई होगी। उसके बाद जीव द्रव्य की संगठन की बात करता हूँ। जीव द्रव्य का संगठन जो है इसमें जो जीव द्रव्य होता है उसके अंदर सभी एलिमेंट्स कितने होते हैं, 100% होते हैं। और उसमें अगर पूछे जीव द्रव्य में जो जीव द्रव्य होता है उसके अंदर जल की मात्रा कितनी होती है, तो मैं पहले बता चुका हूँ 80% होती है। उसमें प्रोटीन कितना पाया जाता है, तो 15% पाया जाता है। वसा कितनी पाई जाती है, तो 3% पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है, तो 1% पाया जाता है। और जीव द्रव्य के अंदर लवक कितना पाया जाता है, तो 1% पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जीव द्रव्य में कैसी गति होती है, तो ब्राउनियन गति पाई जाती है, ठीक है ना। ब्राउनियन गति क्या होती है, जो टेढ़ी मेढ़ी यानी कि ऐसे ऐसे चलते हैं ना, वो क्या होते हैं, ब्राउनियन गति होती है, ठीक है ना। जीव द्रव्य जो होता है यह एक कोलाइड विलयन है। कैसा विलयन है, तो कोलाइड विलयन है, ठीक है। आशा करता हूँ इतनी चीज़ समझ में आई होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि जो है जीव द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, तो जीव द्रव्य जो है 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। और वो दोनों प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला होता है कोशिका द्रव्य और दूसरा जो होता है केंद्रिका द्रव्य, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारा आने वाला नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।